हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास है विशेष, क्योंकि आज हम आपको करा रहे हैं अध्ययन कक्षा 10 यूपी बोर्ड संस्कृत के प्रथम अध्याय कवि कुलगुरु कालिदास का। तो इसमें हम आपको संपूर्ण पाठ का हिंदी सारांश बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कवि कुलगुरु कालिदास की जीवन परिचय के बारे में। तो संपूर्ण पाठ समझिए, आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत गद्य भारती में आपके 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय में आपका प्रथम अध्याय कवि कुलगुरु कालिदास का है। उसके बाद जो आपके 11 अध्याय और रहेंगे क्रमशः, उसकी वीडियो आगे आपको प्राप्त होती रहेगी। तो चूँकि आपको समय को देखते हुए आज के समय में कि हमने आपको ऑडियो के आधार पर आपका जो पाठ जो है यहाँ पर बयान किया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे हमारा आज का पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का। इसमें सबसे पहले आपका रहेगा कवि कुलगुरु कालिदास की जीवन परिचय के बारे में। इसमें समझिए, गद्य भारती के पाठों में से किन्हीं 3 पाठों का सारांश पूछा जाता है, जिनमें से एक पाठ का आपको सारांश लिखना होता है और आपको जीवनी भी पूछी जाती है, जिसमें जीवनी में आपको जीवन परिचय आदि बताना होता है। तो सबसे पहले जीवन परिचय कवि कुलगुरु कालिदास पे। महाकवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। इनके नाम से पूर्व कवि कुलगुरु विशेषण का प्रयोग किया जाता है। ये भारत के ही नहीं अपितु विश्व के उत्कृष्ट कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। देश देशांतर तक इनकी धवल कीर्ति कौमुदी प्रसारित है। इनके जन्म स्थान और स्थिति के विषय में विद्वानों में एकमत नहीं है। अपनी कृतियों माने होता है अपनी रचनाओं में भी इन्होंने अपने जन्म के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। एक जनश्रुति के अनुसार महाकवि कालिदास को विक्रमादित्य के सभा रत्न में माना जाता है, परंतु विक्रमादित्य का स्थिति काल भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है और इसी प्रकार से इनका कुछ भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं। इस महान कवि को सभी विद्वान अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में मानते हैं, कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं, तो कुछ आलोचक उन्हें उज्जैन में हुआ भी मानते हैं। कवि का उज्जैनी के प्रति प्रेम भी इस मत की कुछ पुष्टि करता है। कालिदास द्वारा रचित कृतियों में वर्ण व्यवस्था के वर्णन को देखकर इन्हें ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ माना जाता है। ये शिव भक्त थे, परंतु राम के प्रति भी इनकी अपार श्रद्धा थी। रघुवंशम महाकाव्य की रचना से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। इनकी रचनाएं, इस महान कवि की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नाटक में महाकवि कालिदास के 3 नाटक प्रमुख हैं। पहला है आपका मालविका अग्निमित्रम, दूसरा रहेगा आपका विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविका अग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रणय यानी प्रेम की कथा को बड़ी ही सुसज्जित शैली में वर्णित किया गया है। दूसरा जो इनका नाटक है वह है विक्रमोर्वशीयम। 5 अंक का इस नाटक है, यह नाटक है विक्रमोर्वशीयम, जिसमें पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेमाख्यान का बहुत ही अनुपम नाट्य रूपांतर किया गया है। तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस नाटक को भारतीय और विदेशी समालोचकों ने विश्व की सर्वोत्कृष्ट रचना बताया है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ व अद्वितीय नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। इसमें मेनका के द्वारा जन्म देकर और परित्यक्ता, जिसको जन्म दिया उसको त्याग दिया है उन्होंने, उस परित्यक्ता का पक्षियों द्वारा पोषित तथा महर्षि कर्ण द्वारा पालित पुत्री का वर्णन है, जिसका नाम शकुंतला है। और इसी में शकुंतला तथा दुष्यंत की प्रणय कथा तथा दुष्यंत के साथ प्रेम विवाह और उसके पश्चात वियोग और पुनर्मिलन की कथा का अनुपमित वर्णन इसमें कवि कुलगुरु कालिदास ने किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। इनके जो महाकाव्य हैं, महाकाव्य में इनके आ जाते हैं रघुवंशम और कुमार संभवम। कालिदास के महाकाव्य में जो रघुवंशम है यह 19 सर्गों का है। इस के महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के सूर्यवंशी राजाओं के जीवन की मार्मिक एवं विशिष्ट घटनाओं का चित्रण अत्यंत कौशलता से प्रस्तुत उन्होंने किया हुआ है। दूसरा जो नाटक इनका कुमार संभवम है, यह 18 सर्गों का है। इस महाकाव्य में शिवजी तथा पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म से लेकर देवताओं के सेनापतित्व के रूप में तारकासुर वध तक की कथा का वर्णन कुमार संभवम में किया गया है। फिर आ जाते हैं इनके गीति काव्य में। गीति काव्य में इनका ऋतु संहार और मेघदूतम प्रसिद्ध है। ऋतु संहार जो है इनका काव्य, उसमें ऋतु वर्ण परक
गतिविधियां हैं, इनमें इन्होंने 6 ऋतुओं का अत्यंत मार्मिक सुंदर वर्णन किया हुआ है। मेघदूत जो है इनका खंड काव्य है। यह प्रकृति के आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूपों को वर्णन के साथ साथ ब्रही यक्ष द्वारा मेघ को दूत बनाकर उसके द्वारा अपनी ब्रहणी यक्षिणी के पास संदेश भेजना तथा कुबेर नगरी अलकापुरी के सौंदर्य का मर्मभेदी वर्णन मेघदूत में प्रस्तुत किया गया है। कालिदास की भारतीय जीवन पद्धति का चित्रण समझिए तो कालिदास ने अपनी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समावेश करते हुए भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत किया है। इनके काव्य में जड़ प्रकृति भी मानव की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है। प्रकृति मानव सहचरी के रूप में मेघदूत में अगर देखें तो कवि ने बाह्य तथा अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। कवि के विचार में मेघ, धूप, ज्योति, जलवायु का समूह ही नहीं बल्कि वे मानव के समान ही संवेदनशील प्राणी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वन के वृक्ष शकुंतला को फूल पत्तियों में से बने आभूषण प्रदान करते हैं और हरण शावक शकुंतला का मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। कालिदास के मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा में अगर हम देखते हैं तो कालिदास ने अपने काव्य के आधार पर समाज में मानव मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने का सफल प्रयास किया है। शकुंतला को देखकर दुष्यंत का मन में काम की इच्छा उत्पन्न होने पर भी वे क्षत्रिय धर्म का पालन करते विवाह करने योग्य होने पर ही उससे विवाह करते हैं। आदर्श जन जीवन का निरूपण अगर कालिदास का देखें तो रघुवंशी राजाओं में भारतीय जन जीवन का आदर्श रूप निरूपित किया है। कालिदास ने रघुवंशी राजा प्रजा की भलाई के लिए ही प्रजा से कर लेते हैं और वे सदा सत्यवचन बोलते थे। काव्यगत विशेषताओं के बारे में देखते हैं कालिदास की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं कि रस, कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस श्रृंगार रस है। करुण रस जो है आदि रस उनके सहायक होकर प्रयुक्त किए गए हैं। गुण रहेगा, कालिदास ने रस के अनुरूप में ही प्रसाद और माधुर्य गुण को अपनाया है। और रीतियों में अगर देखें कालिदास की वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। अलंकार अगर देखें तो कालिदास ने उपमा अलंकार का सदृश्य प्रयोग इसमें अपनी रचनाओं में किया हुआ है। कालिदास की भारत की यशोगाथा से अगर हम चर्चित करें आपको तो कालिदास ने हिमालय से सिंधु पर्यंत तक भारत की यश की गाथा को अपने काव्य में निरूपित किया है। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम ने भारत के विविध प्रदेशों का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन देखने को मिलता है। संस्कृत के कवियों में कोई भी कवि कालिदास की तुलना नहीं कर पाया, अर्थात कालिदास जैसा उच्च कोटि का दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ है। तो यहाँ तक आपका रहता है कवि कुलगुरु कालिदास के जीवन परिचय के बारे में, पूरी इनकी जीवनी, और उसके पश्चात आपका जो आता है गद्यांशों का अनुवाद। देखिए, गद्यांशों के अनुवाद से आपका हमारा तात्पर्य यह है कि आपको संपूर्ण गद्यांश एक प्रकार से कहानी के माध्यम से आपको बताना, जिससे कि आप संपूर्ण गद्यांश को 1 या 2 बार सुनकर समझ पाएँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं वह इस पाठ से लिया गया है। क्योंकि हमें अगर कहानी याद होती है और उसकी हमें संस्कृत का अगर हमें छोटा सा गद्यांश भी हमें उसमें सामने दिख जाता है तो हम हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है और ये गद्यांश का अर्थ ये वाला होने वाला है। तो कुल 2 गद्यांश आपकी गद्य भारती में दिए जाते हैं गद्यांश, जिसमें आपके लिए जो है संदर्भ के लिए 2 अंक और अनुवाद के लिए 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। तो गद्यांश को अच्छे से सुनिएगा। संदर्भ आपका वही रहेगा जो है, जैसा कि हमने अपनी जो वीडियोस आपको उपलब्ध कराई हुई हैं संस्कृत की, उसमें संदर्भ आपको दिया हुआ भी है, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। संदर्भ रहेगा आपका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अनुवाद में आते हैं। चलिए, अनुवाद आपका संपूर्ण पाठ का हिंदी सारांश यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों के मुकुटमणि हैं। चूँकि आपका पाठ का नाम ही महाकवि कालिदास का है तो आपको संपूर्ण जीवनी तो हमको बता ही दी है। संपूर्ण जीवनी ये शॉर्टकट में हो गई है और महाकवि कालिदास का जो जीवन परिचय रहेगा आपका पूरा ही गद्यांशों के अनुवाद में रहेगा। अनुवाद देखिए, महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों के मुकुटमणि हैं। केवल भारत देश के ही नहीं अपितु समस्त संसार के उत्कृष्ट कवियों में वे अद्वितीय हैं। उनकी पवित्र कीर्ति कौमुदी देश विदेशों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए वे न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि के रूप में भी उनका सभी के द्वारा आदर सत्कार किया जाता है। देवी सरस्वती के अलंकार स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कवि कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस काल में और किस कुल में हुआ तथा उनके जीवन का वृत्तांत क्या था, यह सब आज भी विवाद की सीमा से परे नहीं है। दूसरे कवियों की तरह कालिदास भी अपनी रचनाओं में अपना परिचय देने में मौन ही रहे हैं। दूसरे कवि भी उनका नाम लेने मात्र से ही अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन हो जाते हैं। फिर भी आंतरिक और बाह्य साक्ष्यों का अनुसरण करने समीक्षक
यथासंभव कवि का परिचय प्रस्तुत करते हैं। एक लोकोक्ति अत्यंत प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में प्रमुख बताए गए हैं, परंतु यहाँ एक दूसरी विडंबना उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल कुछ अच्छी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं यह कवि कालिदास जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र शुंग वंश का था। उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, जिसके सभा रत्नों में कालिदास एक थे। उस राजा का स्थितिकाल ईस्वी सन से पूर्व था। यही स्थितिकाल कवि का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एकमत नहीं है। इस महाकवि की महिमा ऐसी है कि सभी उन्हें अपने अपने देश में सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। कश्मीर के विद्वान उन्हें कश्मीर में जन्मा हुआ मानते हैं, बंगाल के देशवासी उन्हें बंगाल में जन्मा हुआ मानते हैं। समीक्षकों आलोचकों का एक दूसरा वर्ग यह भी है जो उन्हें उज्जैन में जन्मा हुआ मानता है। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यंत प्रेम अनुराग इस मत की पुष्टि करता है कि वह उज्जैन के हैं। देश काल की तरह ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं मिलता। इनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था तथा तथ्यानुसार प्रतिपादन किया गया है, जिसके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। विचारों से वह शिव भक्त थे, फिर भी धार्मिक भावनाओं में उनकी थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंशम में राम के प्रति अपनी भक्ति भाव को उदारता के साथ प्रकट किया है। कालिदास का जीवन वृत्तांत सर्वथा ज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। उनके विषय में अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, किंतु वे सब ईर्ष्या और कालुष्य से दूषित मन वालों की कल्पना के अंकुर ही हैं, इसलिए सदैव चिंतनीय हैं। कालिदास की नए नए विकास से युक्त प्रतिभा का उद्घाटन उनकी कृतियों में ही नहीं है, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है। संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख विधाओं में अपनी प्रतिभा को दिखाकर वे अतीत और भविष्य के सभी कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके दो महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतुसंहार, खंडकाव्य मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक हैं। इनमें रघुवंशम नामक महाकाव्य कवि कुलगुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकु वंश यानी सूर्य वंश के आभूषण स्वरूप राजाओं की उदारता का वर्णन है। 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य सुंदर अर्थ का प्रतिपादक होते हुए भी रसिकों के हृदय को निरंतर प्रसन्न करता है। कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। यह काव्य भी 18 सर्गों वाला है। कुछ आलोचकों का अनुसार 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास द्वारा रचित मानते हैं। मेघदूतम में यक्ष और यक्षिणी के वियोग को लेकर विप्रलभ श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक दिखाई देता है। ऋतु संहार में अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णन है। मालविका अग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम की कथा है। 5 अंकों वाले विक्रमोर्वशीयम नाटक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा का वर्णन है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अपने नाम को धन्य करने के लिए इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना है। इस नाटक में 7 अंक हैं। मेनका द्वारा उत्पन्न करके त्यागी गई, पक्षियों के द्वारा पोषित की गई और उसके बाद कण्व महर्षि के द्वारा पालन की हुई शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह की कथा का वर्णन है। शकुंतलम नाटक के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि काव्यों में नाटक सुंदर होता है, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक अत्यंत सुंदर है। यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों द्वारा अत्यंत प्रशंसित है। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक और उनकी कृतियों में काव्य के योग्य गुणों का समावेश देखा जाता है, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित होती रही। काव्य की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव के मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी रसिक के हृदय को छोड़कर प्रभावित करने में समर्थ है। किसी भी रसिक हृदय को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सब जगह मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशम में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु के समान सम्मान को वन के वृक्ष पुष्पों की वर्षा से संपादित करते हैं। मेघदूत में विरही यक्ष की प्रेम विवशता तथा व्याकुलता का द्वितीय वर्णन दिखाई देता है। यहाँ मेघदूत में आंतरिक तथा बाह्य प्रकृतियों का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि की दृष्टि में मेघ धुआं, प्रकाश, जल और वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। वह यक्ष रामगिरी के आरंभ से लेकर जिस किसी भी सानिध्य को प्राप्त करता है उसी को हर्ष और उल्लास से वितरित करता है। नाटक में शकुंतला के पति गृह की ओर प्रस्थान करते हुए आश्रम के सभी पादप यानी पेड़ पौधे अपनी बहन शकुंतला को आभूषण प्रदान करते हैं। हरिण का बच्चा उसका मार्ग रोककर अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। इसी प्रकार नदियां भी उसके प्रति प्रेम का आचरण करती हैं। सूर्योदय की बेला में सूर्य अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपनी किरणों से पोंछता है। कालिदास के काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार है।
उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक रूप में हैं। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद और कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सभी जगह अनुसरण करती है। कालिदास के अलंकारों की योजना में कालिदास अनुपम है। यद्यपि उपमा कालिदास से इस कथन उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता बताता है, तब भी उत्प्रेक्षा, अर्थान्यास, अर्थांतर अन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया है। कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषकर शाकुंतलम नाटक में कथा वस्तु की योजना, अनुपम चरित्र चित्रण और सभी प्रकार से दोष रहित और संवाद शैली से संप्रेषण गुण से युक्त हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति के मत के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष स्वरूप मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति नहीं प्राप्त करते जब तक उसे क्षत्रिय द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेते। कर्ण की अनुमति के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दुष्यंत तथा शकुंतला दोनों को तब तक पीड़ित करता रहता है जब तक एक और शकुंतला मारीची के ऋषि के आश्रम में तपस्या करके उस कलंक को धो नहीं डालती है, तथा दूसरी ओर दुष्यंत उस अंगूठी के मिलने से शकुंतला की स्मृति को प्राप्त करके अत्यधिक पीड़ित होता है। प्रयाश्चित रूपी अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेता जब तक दुष्यंत, तब तक वह प्रयाश्चित रूपी अग्नि में जलता रहता है। इसके बाद ही उन दोनों के दाम्पत्य प्रेम निष्कलंक हो जाते हैं तथा पुत्र की प्राप्ति में परिणत होकर प्रतिफलित होता है। रघुवंशम में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह दिग्दर्शन हो सके। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा प्रजा की भलाई के लिए कर लेते थे। वे सदा सधी हुई वाणी बोलते थे। वे सत्य के प्रति निष्ठा रखते थे। यश की इच्छा करने वाले प्राणों को भी छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। केवल संतान के लिए ही वे ग्रस्त होते थे। शिशु काल में विद्या प्राप्ति, युवावस्था में भोग और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। बालक, वृद्ध, स्त्री आदि का जो भी आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक यानी सिंधु घाटी तक जितनी भी भारत के गौरव की गाथाएं फैली हुई हैं कालिदास ने अपनी रचनाओं में निबद्ध की हैं। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत देश के विविध भूभागों, पर्वतों, वनों और नदियों का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण मिलता है, अपनी आंखों से देखे बिना वह असंभव है। उसी प्रकार का उनको देश प्रेम तथा उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। भले ही संस्कृत में बहुत से कवि हों, परंतु किसी की भी समानता कालिदास से नहीं की जा सकती। लास्ट में जो आपका पाठ में श्लोक है उसका अनुवाद है। पहले प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली पर रखा गया है, अर्थात सर्वप्रथम गिना गया है। आज वर्तमान के समय में भी उनके समान कोई दूसरा कवि ना होने के कारण वह अनामिका उंगली बिना नाम वाली हो गई है। तो बच्चों, यह था आपका पाठ 1 का संपूर्ण सारांश, कालिदास की जीवनी सहित और संपूर्ण पाठ के हिंदी अनुवाद सहित। तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा जो हमारा पाठ रहेगा वह रहेगा उद्दीपज परिषद का, जिसमें हम आपको संपूर्ण पाठ का हिंदी सारांश उसमें भी उपलब्ध कराएंगे। जो आपका उद्दीपज परिषद रहेगा वह है वृक्षों की सभा, जिसमें पाठ का सारांश रहेगा और हिंदी अनुवाद रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10 की संस्कृत के लिए बच्चे अधिकतर कोचिंग के लिए बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृत की कोचिंग बहुत ही जो है कठिनता से मिलती है। तो हमने यह प्रयास किया है कि आप जो है हमारे चैनल से जुड़कर इस क्लास का संपूर्ण फ़ायदा उठाएं, और यह बिल्कुल ही निःशुल्क है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना है। और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में संपूर्ण पाठ के साथ, संपूर्ण पुस्तक के जो है कंप्लीट कोर्स के साथ आपको सभी वीडियो क्रमशः उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमः संस्कृताय।